अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक है आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, एसिड और बेस की नेचर को जानने के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो देखे गए, उनको जांचा गया, लेकिन इनमें से एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आर्हेनियस का है। इसका पूरा नाम है स्वेंते आर्हेनियस और ये एक स्वीडिश केमिस्ट था। इसने एसिड और बेस की नेचर के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो दी थी। इसके अकॉर्डिंग एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन, यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के अंदर हल होकर प्रोटॉन दे देता है। इसी तरह इसने बेस की बात की। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सालाइंस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के अंदर हल होकर हाइड्रोक्सालाइन देता है। अब इसने जो एसिड और बेस की दोनों थेरीज़ की बात की है, उसके अंदर सॉल्वेंट या पानी एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, उसी पे ये बेस करता है, यानी सॉल्वेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम बात करें एसिड की बात की, HCl प्लस H2O। HCl एसिड है, ये पानी के अंदर हल होगा तो हमारे पास क्या आएगा? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट, ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो किसको दे देगा? वाटर को। तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन, यानी ऐसी बेस उसको बोला जाता है जो कि पानी के अंदर हमें हाइड्रोनियम आयन दे दें। अब HCl को देखें तो ये दो तरह के आयन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब अगर इसको खोल कर लिखा जाए, लाइक अगर हम बात करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल है H, वाटर को अगर हम खोल कर लिखते हैं, ओपन करके लिखें, तो इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। इन्होंने एक जो प्रोटॉन है जो दिया गया उसको कैरी करके, तो ये हमारे पास अब ऑक्सीजन के पास इस वक्त 3 हाइड्रोजन, इस तरह से 3 हाइड्रोजन आपने इसके साथ ऐड करने हैं ये, और इस सारे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब उसने कहा, आर्हेनियस ने, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, इसने पानी के अंदर हल होकर हाइड्रोनियम आयन दे दिया। जैसे HCl एसिड है, पानी के अंदर हल हुआ और हमें हाइड्रोनियम आयन मिल गया। इसी तरह बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के अंदर हल होके हमें क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयंस। सो NaOH इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, क्योंकि ये पानी के अंदर जब डिज़ोल्व होता है तो हमें 2 तरह के आयन देता है जिनमें ये मौजूद है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखा जाए, ये भी एक बेस है, ये भी पानी के अंदर जो है वो 2 तरह के आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन एंड कैल्शियम आयन। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसको भी हम खोल के देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तब इसका जो चार्ज है वो हाइड्रोनियम आयन में पूरा हो जाता है। जी, अब हम देखते हैं कि वो जो प्रोटॉन जो था उसको 4 वाटर मॉलिक्यूल ने अपने इर्द गिर्द घेर लेना है। लाइक ये प्रोटॉन है और इसको इर्द गिर्द जो है 4 जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। किस तरह से? H है तो O आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है। इस तरह से ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह से O इसके साथ आगे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। इधर से देखें फिर O और H, इस तरह से आपकी बुक में भी ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, और बताया गया है कि एक प्रोटॉन जो है उसको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो घेर लेते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बेस की, तो बेस का जो हाइड्रोक्सिल आयन है पानी के अंदर जिसको डिसोसिएट किया गया है, उसको भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो घेरते हैं। ये आपने याद रखना है। ये ऑक्सीजन है तो उधर से हाइड्रोजन आएगा और ये स्ट्रक्चर जो है ये ऑक्सीजन है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ होगा इस तरह से।
सो याद रखना है एक प्रोटॉन को 4 वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं इसमें, और हाइड्रोक्सल आयन जो है उसके एक को 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो हैं वो घेर लेते हैं। अब ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस की डेफिनेशन देने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी इसने बात की है। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड एंड बेस जब भी आपस में मिलते हैं, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। फर्ज करें HCl एसिड है, बेस क्या है? NaOH जिसके साथ हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है, तो ये क्या सॉल्ट बनेगा? NaCl वाटर, NaCl बन जाएगा और साथ वाटर बनेगा। अब इसके अंदर इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अर्हेनियस ने इसके बारे में क्या बात की है? उसने कहा है कि अगर ये एक बीकर में मौजूद है, फ़र्ज़ करें HCl और NaOH की बात करें, तो एक बीकर में NaCl सॉलिड हालत में मौजूद नहीं है, ये लिक्विड हालत में मौजूद है। और जब ये लिक्विड हालत में मौजूद है तो ये आयंस की फॉर्म में मौजूद है, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो घूम रहे हैं, और इनको उसने नाम दिया है स्पेक्टेटर आयन का। ये टर्म आपकी बुक में यूज़ हुई है, स्पेक्टेटर आयन। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को स्पेक्टेटर आयन का नाम दिया गया है क्योंकि वो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, वो जस्ट कोलाइड कर रहे हैं, घूम रहे हैं बीकर के अंदर और सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं हैं। सो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे अर्हेनियस ने हमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में बताया है। उसने कहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, यानी पानी के अंदर आयोनाइज होकर आयंस बनाकर कम्प्लीटली तौर पे अपने प्रोटॉन्स जो हैं वो पानी को दे देते हैं। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फिर उसने वीक एसिड्स की भी बात की है। उसने कहा है ऐसे एसिड्स जो कि मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, यानी अपने सारे के सारे आयंस पानी को नहीं देते, दीज आर कॉल्ड वीक एसिड्स। सो इसकी एग्जांपल्स पे भी बात करते हैं। HCl की बात करें, ये एसिड है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन जो है प्रोटॉन्स दे देता है। अब HCl को कहा जाता है मोनोप्रोटिक एसिड। ये टर्म भी अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में मौजूद है। मोनोप्रोटिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो कि पानी के अंदर एक प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। अब ये एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का है, ये पानी को दे देगा, तो ये है मोनोप्रोटिक एसिड। अब HCl जो है ये पानी के अंदर मुकम्मल आयंस H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन बना देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड, यानी सारे के सारे आयंस जो है वो दे देता है। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दोज एसिड्स विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब एक और एसिड्स की उसने बात की है, H2SO4। अब H2SO4 जो है स्टूडेंट्स वो डाईप्रोटिक एसिड है। डाईप्रोटिक का मतलब है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो पानी के अंदर हल होकर एट वंस नहीं देता, ये काम वो 2 स्टेप्स में मुकम्मल करता है। सबसे पहले स्टेप के अंदर वो अपना एक प्रोटॉन देता है, दूसरे स्टेप में वो दूसरा प्रोटॉन जो है सल्फ्यूरिक एसिड वो दे देता है। जैसे H2SO4 प्लस H2O हाइड्रोनियम आयन बनेगा और HSO4 बाईसल्फेट आयन। अब ये जो बाईसल्फेट आयन है इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किसको दे दिया था? हाइड्रोनियम को, यानी वाटर को उसने दे दिया था और हाइड्रोनियम बन गया था। तो HSO4 क्या है? बाईसल्फेट आयन। दूसरे स्टेप में, ये इसका फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप है। बाईसल्फेट आयन ने फिर वाटर के साथ जो है सॉल्वेंट के तौर पर रिएक्ट किया और सल्फेट आयन बना और हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिर्फ SO4 यानी सल्फेट आयन बच गया है। सल्फ्यूरिक एसिड ने अपने दोनों जो प्रोटॉन्स हैं वो पानी को दे दिए हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको हम डाईप्रोटिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये 2 प्रोटॉन्स देता है। सो HCl and sulfuric acid both are strong acid because they completely ionize in water and give protons. Number 3 पे आता है HNO3। अब HNO3 क्या करता है? ये भी अपने पानी के अंदर हल होकर प्रोटॉन्स दे देता है, बट इट इज़ अ वीक एसिड, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता। सो HNO3 जो है वो वीक एसिड माना जाता है। दोज एसिड्स विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड्स। सो यहाँ पर HNO3 जो है वो वीक एसिड है ये मोनोप्रोटिक एसिड बट वीक है।
उसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस की। आर्हेनियस ने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स की भी बात की है और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस की भी। वो ऐसी बेसिस जो कि पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होती, दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस। अब NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये पानी के अंदर जो है मुकम्मल आयोनाइज होकर आयंस बना देती है, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयंस। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पानी के अंदर हल होकर पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनाती हैं। बट NH4OH इज़ अ वीक बेस, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होती, इसीलिए इसको वीक बेस कहा जाता है। सो आर्हेनियस ने स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के ऊपर भी जो बातचीत की है उसको भी हमने याद करना है, इनकी डेफिनेशंस को और इनके कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। अब इतना कुछ आर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, इसके बावजूद स्टूडेंट्स देखा गया कि इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, खामियां हैं। क्योंकि इसकी एसिड और बेस की जो डेफिनेशंस है, पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के अंदर बात कर रही है, ये नॉन एक्वस मीडियम के बारे में कोई भी बात नहीं करती। यानी जब भी आर्हेनियस ने एसिड एंड बेस को डिफ़ाइन किया है, इसने हमेशा एक्वस सॉल्यूशंस को और पानी के अंदर के सॉल्वेंट की बात की है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसे एसिड्स और बेसिस हैं जो कि इसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। सपोज़ इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। NH3 इज़ अ बेस, अमोनिया जो है वो एक बेस है, लेकिन अगर हम इसको रिलेट करें आर्हेनियस के साथ तो वो कहता है बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सल आयंस। अब अमोनिया के पास तो हाइड्रोक्सल आयंस मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बेस है। इसका मतलब है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं उतर रही, अमोनिया पे ये कानून लागू नहीं होता। सो यहाँ आकर कुछ लिमिटेशंस पाई गई। फिर SO3 इज़ एन एसिड, SO3 एसिड है, ये हम मानते हैं, बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें आर्हेनियस की तो वो कहता है एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयंस। वो कहता है एसिड्स जो हैं वो एक सब्सटेंस है जो पानी के अंदर हल होकर हमें प्रोटॉन देता है। अब SO3 आर्हेनियस की एसिड की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, बट स्टिल इट इज़ एन एसिड। सो यहाँ पे आके इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ वीक माना गया, लेकिन आज तक हम बुक्स में बेसिक जो एसिड बेस केमिस्ट्री है उसमें आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बुनियाद बना था एसिड और बेस की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल तौर पे इसका आता है, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो एसिड की डेफिनेशन क्या करता है, बेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, वीक बेसिस कौन सी हैं, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स की जो हैं लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये आपने ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, या कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यानी इसकी कौन सी लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से अगला जो कॉन्सेप्ट है वो वजूद में आया था। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।